जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रागा का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक गलत कर दी है, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। इसमें हम लोग अपना रागा सेक्शन पूरा कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस प्रैक्टिस सेट के बाद इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लेना सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पर आ जाएगा। और आप लोग इसकी पीडीएफ को अच्छे से देख लेना, उसके आप क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग घर पे स्वयं प्रैक्टिस करें, जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप लोग प्रैक्टिस घर से भी करें और यहाँ पर भी करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे जीके का पार्ट, उसके बाद आएगा अपना मैथ और उसके बाद आएगी रीजनिंग। देखिए मैं आपको बता दूँ, अपना रागा होता है 30 नंबर का, जिसमें से आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग से ही बन जाते हैं। और उसके बाद बाकी बचे हुए 7-8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके कभी कभार जो है 7 या 8 हो जाते हैं तो मैथ से बनते हैं, और कभी कभार 7 या 8 या फिर आपके उससे बनते हैं, किससे, जीके से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पहले अपना जीके का पार्ट कवर करेंगे। तो जीके के पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो ये क्वेश्चन एक करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो यह करने वाला है अपना बर्मिंघम। तो बर्मिंघम जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा 2022 में। और ये बर्मिंघम कहाँ पर स्थित है, मतलब तो बर्मिंघम इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा एडिशनल जानकारी लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक बार किसने मेज़बानी की है, तो ये भी जान लीजिए। तो राष्ट्रमंडल खेलों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लगाना ऑस्ट्रेलिया आंसर, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है, 5 बार की है, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे कि भारत ने कब की है इसकी मेज़बानी। तो भारत ने भी की है इसकी मेज़बानी, कब की है, 2010 में की है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी, दिल्ली ने, ठीक है। और भारत ने यहाँ पर यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में टोटल अभी तक 26 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं, 26 गोल्ड मेडल। तो ये सब हो गई इसकी एडिशनल जानकारी। चलिए अब यहाँ पर जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग लगा दोगे, और नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाओगे। बस ये रहता है इसमें। और आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो उसके ऊपर और अगर आप लोग गलत टिक कर देते हो तो माइनस भी चला जाएगा, मतलब नंबर। तो इसका क्या आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। तो नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है और कहाँ पर स्थित है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो नदी द्वीप है अपना ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बहती है, असम में। तो असम में हो गया अपना माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली नदी द्वीप हो गया असम में। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो तिब्बत में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, ठीक है। और अपने जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो, ठीक है। तो ये सांगपो तिब्बत में इसे दिहांग के नाम से, और सांगपो इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है सांगपो के नाम से। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एडिशनल जानकारी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। मतलब अक्टूबर 2021 में जो एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं वो कौन है, किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है वी आर चौधरी, संदीप सिंह, वी आर कृष्णा या फिर एम आर कुमार।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संदीप सिंह। तो संदीप सिंह को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में 1 अक्टूबर 2021 को चुना गया था, नियुक्त किया गया था। अब देखिए बी आर चौधरी के बारे में बात करेंगे तो बी आर चौधरी अभी वर्तमान में हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो वायुसेना के अध्यक्ष हो गए, एयरफोर्स के अध्यक्ष हो गए बी आर चौधरी, ठीक है। अब देखिए थल सेना के एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, थल सेना के प्रमुख के बारे में बताएं। थल सेना के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में, तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे अभी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं, ठीक है। और नेवी की बात करें, नौसेना की बात करें तो नौसेना के कौन है, तो नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। कौन है, आर हरि सिंह कुमार हैं कि हरि सिंह है, ये आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आर हरि सिंह हैं या फिर आर हरि कुमार हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आर हरि कुमार है शायद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी एक नई वो बनी है CDS कमेटी। तो CDS कमेटी की यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि पहले अपने थल सेना के प्रमुख थे। उनके बाद यहाँ पे आए थे अपने मनोज पांडे और जिनको बना दिया था चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यहाँ पर लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है। तो ये आप लोग अच्छे से याद करें, मतलब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है राजकुमारी स्मृति कौर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर आप सब बोल सकते हो इसको GV मावलंकर, ठीक है। कभी कभार शॉर्ट में भी इनका नाम आ जाता है GV मावलंकर, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, तो GV मावलंकर हो गए आएंगे अपने लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे पहले प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने पहले गृह मंत्री, जिन्होंने अपना जो गृह मंत्री थे पहले अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रतिमा बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब वो किस राज्य में बनी है और कहाँ पर बनाई गई है और किसने उसकी वास्तुकार किया है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि इससे कमेंट बॉक्स में जब आप टाइप कर देते हो तो आपको बहुत आसानी से याद रहता है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गौरदे है। तो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है, आपको मुद्राएं और देश की राजधानी ज़रूर याद करनी है। ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि देखिए गौरदे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा टफ सा ज़रूर लगता है कि किस देश की मुद्रा का नाम है। तो आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो आप लोग इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गौरदे हैती की मतलब हैती की मुद्रा है गौरदे, ठीक है। गौरदे हो गई हैती की मुद्रा। अब हैती की राजधानी क्या है, तो हैती की राजधानी अपने पास होती है हवाना। हवाना राजधानी होती है हैती की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन जो 4 ऑप्शन है अपने पास, क्यूबा, अंतगुइया और बारबूडा और बारबाडोस, यहाँ पर इनकी भी राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको पहले क्यूबा की बता देता हूँ। तो क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना। और यहाँ पर हैती की राजधानी, सॉरी मैंने अभी आपको गलत बता दिया, क्यूबा की राजधानी होती है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। और हैती की राजधानी क्या है, हैती की राजधानी होती है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या राजधानी है, पोर्ट ओ प्रिंस। तो ये राजधानी है आपकी हैती की। मैंने अभी आपको गलत बता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये सही राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। और क्यूबा की राजधानी हो गई अपनी हवाना। और हैती की मुद्रा हो गई हैती की मुद्रा क्या हो गई, गौरदे हो गई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि क्यूबा और अंतुगुइया और बारबूडा और बारबाडोस की मुद्रा और राजधानी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा ज़रूर आता है, कोई कभी कभार कोई मंदिर के बारे में पूछ लेगा, या फिर कभी कभार कोई राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लेगा, या फिर कई कभार क्या होता है कोई मेले के बारे में पूछ लेगा, किसी राज्य में पर्टिकुलर कोई मेला लगता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विजयनगर के राजाओं ने, बहमनी सुल्तान ने, चंदेल राजाओं ने, या फिर गुप्त राजाओं ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का। अब खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो अपना ये है ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है अपना खजुराहो का मंदिर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन आता है। तो जीके में अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि हमें दिवस भी याद करने हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, दिवस कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है आप लोगों को अगर याद होते हैं तो वो आप लोग सभी लगा देते हो। और ये दिवस आपको कैसे याद होते हैं, एक तो मेनली करंट अफेयर्स पढ़ने से। तो करंट अफेयर्स जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग एडिशनल मतलब अलग तरीके से दिवस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही याद होते जाएंगे अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस अपना मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं अपना विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब 22 मार्च को क्या मनाते हैं और 22 मई को क्या मनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 22 मार्च को हमारा बनता है विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस होता है, विश्व जल और दिवस। ठीक है, तो ये बनता है अपना 22 मार्च को। और 22 मई को बनता है अपना, 22 मई को कौन सा दिवस बनता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बताएं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में बताएं ज़रूर, क्योंकि आप लोग अगर पेपर तो आप लोगों को देना है, क्योंकि आप लोग याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 22 अप्रैल और 22 मई का आंसर कमेंट में दें। ठीक है, तो चलिए हमारा तो हो गया अब यहाँ पे जीके का सेक्शन पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का सेक्शन। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है मैथ का पार्ट। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते होगे मैथ का पार्ट आ चुका है आपके सामने। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है इसका। तो क्वेश्चन पहले में बोल रहे हैं, अमन ने एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदी। अमन ने एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदी जो उसने 1 साल बाद 800 रुपये में बेच दी। उसको होने वाली हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, जब आप लोग कोई चीज़ 1000 में ख़रीद रहे हो और उसको 800 रुपये में बेच रहे हो तो आपको हानि ही होनी है, 101% हानि होनी है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार बोल देते हैं एग्ज़ाम में, हानि के ऑब्लिक में लगा देते हैं लाभ। आप बताइए कि हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो देखिए, जब आप लोग कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में ख़रीदते हो और उसे कम रुपए में बेचते हो तो 100% आपको हानि ही होगी पहले तो आप लोग तो लाभ वाला ऑप्शन वैसे ही हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 रुपये में ख़रीदी है तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा अपना 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना 800 रुपये। ठीक है, अब बोल रहे हैं कितने रुपए की हानि। देखिए, हानि की परसेंटेज पूछ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे हानि कितने रुपए की हुई है। तो हानि हुई है हमको 200 रुपये की। अब जो हानि या लाभ होता है अपना क्रय मूल्य पर होता है, मतलब अपन लोग क्रय मूल्य पर उसकी गणना करते हैं। तो क्रय मूल्य अपना था 1000, तो 1000 पर हुई है 200 रुपये की हानि। और इसका जब परसेंटेज बनाएंगे तो हमारा N2 में कर देंगे मल्टीप्लाई 100 का, तो इसका परसेंटेज बन जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार जाएगा। मतलब इसका आंसर हो गया 20% की हानि। तो अमन ने साइकिल को 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपके सामने। बोल रहे हैं एक धनराशि A, B, C और D के बीच में क्रमशः 3:5:7:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। देखिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही टॉपिक है ना जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं।
मैथ के बताए थे मैंने आपको उसमें और रीजनिंग के बताए थे। तो इसमें देखेंगे ए बी सी और डी, यहाँ पे 3:5:7 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका अनुपात लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो 3:5:7:9। अब उसके बाद बोल रहे हैं यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 1462 रुपये अधिक है। बोल रहे हैं डी का हिस्सा ए के हिस्से से 1462 रुपये अधिक है। तो जब देखिए 1462 रुपये अधिक है, अब हम कैसे निकालेंगे? तो डी का हिस्सा यहाँ पर कितना है 9 है और डी का हिस्सा यहाँ पर कितना है 3 है। अनुपात में है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट मान लो या फिर एक्स मान लो, तो हम लोग मान लेंगे एक्स। तो मतलब इनका हिस्सा है 9 और इनका हिस्सा है 3। डी का हिस्सा कितना ज़्यादा है ए से? तो 6 ज़्यादा है ए से डी का हिस्सा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो 6 हो गया और कितना यहाँ पे बता रहे हैं 1462, तो 1462 ये दोनों हो गए बराबर। अब एक एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक एक्स का मान हो जाएगा 1462/2। 1462/2 यहाँ पे अब देखिए काटेंगे तो हम काट भी सकते हैं, बटे 2 नहीं सॉरी बटे यहाँ पे 6 होगा। अब हम इसको काट सकते हैं लेकिन अभी काटेंगे नहीं, पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे x का मान आ गया 1462/6। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो b और c का कुल हिस्सा क्या होगा? b और c का कुल हिस्सा देखिए a का b का कितना है? b का है अपने पास 5 और c का है अपने पास कितना? c का है अपने पास 7। तो c का हिस्सा 7 है यहाँ पर, c का हिस्सा कितना है 7 है और b का हिस्सा है 5। अब इन दोनों का ऐड पूछ रहे हैं, कुल हिस्सा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। और एक x का मान हमें पता है, तो 12x गुणा x का मान कितना था 1462/6। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा। अब 1462 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आंसर आ जाएगा। तो 1462 का हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपना 4 और यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 2, मतलब ये आ गया आपका आंसर। तो 2924 रुपये जो है ए और सी का कुल हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको सरल करना है, सरलीकरण से टॉपिक से आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप लोग इसको नंबर सिस्टम से भी मान सकते हो। तो इसको देखिए सॉल्व जब करेंगे हम, तो पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 14.4 लिखा है इंटू 0.09 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे अपॉन में लिखा है 1.2 इंटू 0.12। तो नीचे वाले का हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, क्योंकि देखिए हमें दिख रहा है 12 और 12 होता है 144 और ऊपर भी 144 है, तो कट जाएगा किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। तो हमने किया 14.4 इंटू 0.09 अपॉन यहाँ पे आ गया 144। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 144 तो था लेकिन यहाँ पर 2 के बाद था पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या थी। मतलब आप कितने के बाद होंगी? पॉइंट के बाद 3 के बाद संख्या होंगी। मतलब बात ये है कि पॉइंट के बाद 3 संख्याएं होंगी। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब 1000 का गुणा हो गया ऊपर। अब यहाँ से इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो अब देखेंगे 1 0 से ये 1 0 चला गया और 144 बचेगा, 144 ये चला गया। अब हमारे पास बची संख्या ये, तो 0.09 इंटू 100। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9, खाली 9 आ जाएगा, और जो कि हमारा अंडर रूट में था, तो मैंने जगह बचाने के लिए अंडर रूट लिखा नहीं था, तो 9 आ जाएगा। इसका 9 का अंडर रूट कितना होता है? 9 का रूट खोलेंगे तो 3 आता है। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? 3 ऑप्शन नंबर सेकेंड है, जो कि राइट आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें बोल रहे हैं tan a का मान है 1 और tan b का मान है √3।
और पूछा जा रहा है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B का मान आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम tan में कितने का मान 1 होता है। तो tan में जो होता है ना 45 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब tan 45 का मान होता है 1 और A का मान कितना आ जाएगा, तो tan 45 डिग्री है यहाँ पर का मान होता है 1, तो A का मान हो गया अपने पास 45 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से tan में कितने का मान होता है √3, तो tan में अपने पास 60 डिग्री जो 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो अब मतलब B का मान आ गया √3। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोल रहे हैं तो tan A का पहले हमारे पास था ही, तो tan A का मान यहाँ पर tan A का मान tan 45 का मान है, कितना है tan 45 का मान, अभी हमने बता दिया था tan 45 का मान है A। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos A का मान निकालेंगे, cos A इंटू cos B। तो cos A इंटू cos B, cos A का मान कितना है 45 है, तो मतलब cos 45 डिग्री इंटू क्या बोल रहे हैं cos B का मान कितना है 7 है, तो cos 60 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/√2 इंटू कितना आएगा cos 60 का मान, तो 1/2। तो ये आ गया अपना फर्स्ट इक्वेशन का हल। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का हल ये आ गया 1/√2 इंटू 2। अभी देखिए हम साइन A इंटू साइन B निकालेंगे तो फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो साइन A यानी कि A का मान हमारे पास था 45 डिग्री और साइन A में 45 डिग्री किसका होता है, तो 45 डिग्री होता है 1/2 इंटू अब साइन B का मान था 60 डिग्री और 60 का इसमें किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 60 का मान होता है अपने पास √3/2। तो ये आ गया यहाँ पर ये आ गया इतना 1/√2 इंटू √3/2। उसके बाद हमारे पास अब हम पूरी इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी 1/√2 इंटू 1/2 माइनस 1/√2 इंटू √3/2। तो देखिए ये एलसीएम कुछ समान हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं समान है, तो 2√2 तो एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 1 है और उसके बाद माइनस हो जाएगा √3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे देखिए गलत हो गया, ये इसमें प्लस लगा दिया, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखिए परसेंटेज से है कुछ एक क्वेश्चन। तो देखिए 20 गुणा 5 का स्क्वायर इंटू 5% का P परसेंटेज बराबर 500 है, तो P का मान बताएं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, देखने में भले ही कठिन सा लग रहा है लेकिन बड़ा ही आसान है। तो 20 का गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे हाल ही में, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, के स्थान पर हो जाएगा गुणा और 5% को नीचे लिख देंगे यानी कि बटे में। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं का फिर से स्थान पे लिख देंगे गुणा और P परसेंटेज हो जाएगा बटे में और इक्वल टू में अपना 500 है। इक्वल टू में कितना हो गया 500 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो इसको डिवाइड हमने जब किया तो ये आ गया 25 दूनी 50 20 और ये वाला 20 यहाँ से चला गया। अब उसके बाद ये 5 से काट देंगे एक बार, तो 5 दूनी 10 0। तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा P का मान आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को 2000। तो 2000 आ गया P का मान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, थोड़ा इसको कम जूम करके सॉल्व करते हैं। अब बोल रहे हैं रोहित एक विशिष्ट गति के साथ निश्चित समय पर 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वह दूरी तय करने के लिए उस पहले से 3 घंटे कम लेता है, तो उसकी गति के बीच का अंतर बताएं। तो आपको उसकी गति के बीच का अंतर बताना है, कुछ नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और एक हम करेंगे अपना जो फॉर्मूला वाइज होता है। तो पहले हम ऑप्शन से इसको करते हैं। तो जैसे हमने पहला ऑप्शन उठा के चेक किया 15,
तो जैसे हमने 15 किलोमीटर पहले उसकी गति मानी, तो 15 किलोमीटर की गति से 90 किलोमीटर कितने घंटे में पार कर लेगा, तो 15 छिक्के हो जाएगा 90, मतलब 6 घंटे में पार कर लेगा पहले। और उसके बाद अब गति को दुगना करना है, मतलब 15 की गति को 30 कर दिया, यानी कि दुगना कर दिया। आप कितने घंटे में पार कर लेगा, तो 3 घंटे में। आप बोल रहे हैं जब गति को दुगना कर दिया तो वह दूरी को तय करने के लिए पहले से 3 घंटे कम ले रहा है। पहले ले रहा था 6 घंटे, अब ले रहा है 3 घंटे। तो मतलब ये दूरी को उतना ही लिखा और गति को दुगना कर दिया, तो 3 घंटे के लिए कि नहीं कम, पहले 6 थे अब 3 हो गए, तो 3 घंटे कम हो गए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, मतलब 15 किलोमीटर। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। लेकिन अब हम करेंगे अपना फॉर्मूला वाइज। तो फॉर्मूला से जब इसको करते हैं तो क्या होता है, देखिए पहले था 90 किलोमीटर की गति को x से चल रहा है माना, उसके बाद बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर की गति को 2x से चले, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है 3 घंटे का। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 90 ले लेंगे कॉमन, उसके बाद आ जाएगा 1/x माइनस 1/2x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 30। और इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व देखिए 2x और x का एलसीएम हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो उसका एलसीएम हो गया 2x। कितना हो गया, एलसीएम 2x हो गया। और वहाँ पे x था, x का उसमें 2x में मल्टीप्लाई किया तो 2 - 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 30 और बराबर में 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा इसका, तो 1/2x इंटू 30 है, तो ये वाला देखो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और x का जब उधर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 15। तो ये भी आंसर अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो गया इसका। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से आ चुका है आपके सामने। अब बोल रहे हैं tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा माइनस 15 डिग्री का मान बताइए। तो पहले तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकालेंगे हम। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में है अपने पास √3/2, तो 2 से 2 कट गया अपना, तो tan थीटा आ गया अपना कितना, √3। अब tan थीटा में किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है tan में, तो अपने पास 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री का मान होता है √3, तो मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हम उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा का मान है 60 डिग्री माइनस 15, तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। मतलब साइन 45 का मान पूछ रहे हैं साफ साफ आपसे, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है मैथ से। उसके बाद हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हर बार ही आपका एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, और इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, और वो फार्मूला बड़ा आसान रहता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाएं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लगता है, इसमें दो संख्याओं का एलसीएम 720 और एचसीएफ है अपना 24। तो पहली संख्या है अपने पास 120, तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल होता है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसमें एक फार्मूला लगता है। तो एलसीएम, फार्मूला ये है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू नंबर 1, यानी कि संख्या पहली गुणा संख्या 2। तो ये फार्मूला है, तो इसी के हिसाब से हम लगा देंगे। तो एलसीएम हमारे पास है 720 गुणा HCF कितना है 24 है, उसके बाद 120 गुणा नंबर 2 निकालना है हमें, तो दूसरी संख्या निकाल ली है। तो 120 से जब डिवाइड किया तो कितने बार गया, तो ये गया अपना 6 बार, 12 × 72, तो ये 6 बार गया। तो नंबर 2 का मान, अब देखिए 6 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 2 का मान आ जाएगा अपने पास 144। 144 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब जल्दी से रीजनिंग के पार्ट पर आ जाते हैं। तो रीजनिंग का पार्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है।
तो रीजनिंग का पार्ट में प्रश्न क्रमांक 1 है अपना। तो रीजनिंग में बोल रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को उनके शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कॉमन। कॉमन मतलब जो अपने मिलते हैं, मेल खाते हैं। ए के बाद एम मिल रहा है, बी मिल रहा है, आई मिल रहा है। उसमें भी ए के बाद एम बी आई। तो देखिए एम बी आई यहाँ से तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जैसे ही हमने देखा जी और जी, तो ये दोनों तो हमारे हो गए, प्रायोरिटी हम इन्हें देंगे। तो ये दोनों हो गए। तो अब इसके बाद जी के बाद यू भी मिल रहा है और उसके बाद मिल रहा है आई और ओ। तो इसमें आएगा पहले आई वाला, तो मतलब तीसरे नंबर का आएगा अपने पहले वाले पे, पहले स्थान पे आएगा अपना तीसरे नंबर का। उसके बाद आएगा अपना दूसरे वाला, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा पहले वाला, ठीक है, पहले वाला आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पहला। तो 3 2 1 यहाँ से तो स्टार्ट हो गया। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। 3 2 1 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया। तो हमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ही 3 2 1 दिख रहा है, यही राइट आंसर है आपका। आपको और चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बोनेडेड है, बोर्डेड है, एडोब है और बैंड है। इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम जब इसको ध्यान से देखेंगे ABANDONED और इसमें देखेंगे BONDED, तो इसका आंसर क्या होगा? बोर्ड, BOARDED। इसका आंसर बोर्ड इसलिए होगा क्योंकि देखिए बोर्डेड इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर है आर जो कि हमें दिया नहीं गया है इसमें। तो आर नहीं दिया गया है तो ये वाला हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो केरल का संबंध है तिरुवनंतपुरम से, मतलब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा बनता रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, वह मेरी बेटी के बेटे की माँ है। अमन की बेटी के बेटे की माँ है। तो अमन जो है उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या बचता है? तो देखिए एक महिला कहती है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमन कहता है कि वह मेरी बेटी के, तो अमन की बेटी यहाँ पर अमन है, उसकी बेटी मान लो यहाँ पर है। अब बोल रहे हैं अमन की बेटी के बेटे, बेटी के बेटे की, मतलब बेटी के बेटा हो जाएगा यहाँ पर। तो अमन की बेटी के बेटा यानी कि नीचे आएगा, नीचे वाली लाइन में अमन की, यहाँ पे देखिए अमन की बेटी हो गई, उसका बेटा हो गया। और बोल रहे हैं क्या है? अमन की बेटी के बेटे की माँ है। तो बेटे की माँ फिर से कौन हो गई? ये। तो मतलब ये वाली महिला जो है वो महिला वही है जो अमन बता रहा है फोटो वाली महिला की ओर इशारा करके। तो ये हो गई वो महिला। अब बोल रहे हैं क्या कि अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो अमन की बेटी है ना ये, तो अमन की बेटी है तो अमन हो जाएंगे उसके पिता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। तो ये है बड़ा ही आसान, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, CPU। तो ये तो देखते ही पता चल गया, CPU सबसे अलग दिख रहा है इसमें, क्योंकि देखिए CPU होता है अपना हार्डवेयर,
CPU होता है हार्डवेयर, बाकी सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। बाकी सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। एक ये होता है अपना डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट होता है अपना प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप होता है अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तीनों हो गए अपने सॉफ्टवेयर्स, और ये हो गए अपने कौन से सॉफ्टवेयर होगा ये हो गया हार्डवेयर। तो CPU सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका अब चलिए आंसर जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन है फॉर्मूला वाइज। तो 9:32 पर किस कोण सबसे छोटा पर घड़ी की दोनों सुइयां झुकेंगी? तो मतलब आपको बस कुछ नहीं बता, इसमें पूछा गया है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, और सबसे छोटा कोण पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले होता है, पहले फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको। तो 60 इंटू आर मतलब घंटे माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। तो ये होता है फार्मूला। घंटे की जगह कौन सी चीज़ आएगी? घंटे की जगह आएगी 9:10, 10:11, 11:00, 2:00, 1:00 कुछ ऐसा है। और मिनट की जगह पर क्या आएगा? मिनट की जगह पर 32 मिनट, 33 मिनट, 34 मिनट, 25 मिनट, इस प्रकार से मिनट आएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हमने फार्मूला लगा तो 60 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 32 बटे 2, तो 96,540 माइनस, और जब इसका गुणा किया 11 का 32 से तो आ गया 352 बटे 2। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस किया तो कितना आएगा? 188, और 188 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 निम्न 18, 2 चौके 8, 94 डिग्री आ गया। तो 94 डिग्री इसका कोण है दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला है निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि 16 जुलाई 1986 को शुक्रवार था तो 16 जुलाई 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसमें एक ऑड डे का कॉन्सेप्ट रहता है, विषम दिन का ऑड डे का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऑड डेज निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए जो अपनी ईयर है वो लीप है या नॉन लीप है। तो देखिए एक जब नॉन लीप ईयर होती है उसमें 365 दिन रहते हैं, और लीप ईयर में रहते हैं अपने 366 दिन। तो और हम कैसे निकालते हैं ऑड डे? तो ऑड डे निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं उसका 7 से डिवाइड। तो 365 का जैसे ही हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 52 सप्ताह और एक दिन। जो एक दिन बचा है वो होता है ऑड डे। उसमें अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं 1986 से लेकर, देखिए वही तारीख दी गई है 16 जुलाई और 16 जुलाई 1989। तो देखिए 3 साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए इसमें। तो 3 साल में ऑड डेज निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तो 1986 तो हो गया, 1987 365 दिन हो गए, उसमें हो जाएंगे 1 ऑड डेज, क्योंकि 1987 है जो वो लीप ईयर है या नहीं है वो आप लोग कैसे पता करेंगे? तो उसका करेंगे 4 से डिवाइड पहले। तो ये 4 से अगर डिवाइड पूरा चला जाए तो वो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो नॉन लीप ईयर है। तो मतलब ये हमारा 1987 नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 ऑड डेज। और 1988 पे जैसे ही हम आए तो 88 होता है अपना लीप ईयर, क्योंकि देखिए 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है। तो ये हो गया लीप ईयर, मतलब इसमें हो जाएंगे ऑड डेज की संख्या कितनी? 2। तो उसके बाद बोल रहे हैं ऑड डेज 89। तो 89 भी एक नॉन लीप ईयर है, तो इसमें भी 1 ऑड डेज होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 और 1, तो यहाँ पे टोटल 4 ऑड डेज हो गए। अब ये 4 ऑड डेज को हम क्या करेंगे? शुक्रवार है जैसे शुक्रवार में ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में जैसे ही ऐड किया हमने तो शुक्रवार में ऐड करेंगे तो शुक्र के बाद शनि, फिर रवि, फिर सोम, फिर मंगल, मतलब मंगलवार आ जाएगा। तो मंगलवार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर देखिए तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि MOLT को LNKS लिखते हैं तो ये कोडेड फॉर्म है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से।
तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा ही, इसमें देखिए कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते इसमें, लेकिन कई कबार क्या होता है कोई ऐसी शिफ्ट दे देते हैं, वो कई ज़्यादा अच्छे सवाल दे देते हैं, अच्छे लेवल के सवाल दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। तो मोल्ट को इन्होंने लिखा है, कोड किया है MOLT और K और S। तो देखिए इसमें हम जब करेंगे माइनस, इसको M से L क्या किया है तो -1 किया है। M आता है 13 पर, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। तो पक्का निकालेंगे PUCK, तो PUCK का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए P आता है 16 पे, उसके बाद 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 पे आता है O। तो हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन आप लोग बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना, क्योंकि देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको पूरा आंसर नहीं निकालना पड़ता है। तो O आ गया, अब U आता है अपना 21 नंबर पर, और U के में से 1 घटा देंगे तो 20 नंबर पर क्या आएगा, 20 नंबर पर आएगा अपना T। O के बाद T किस में दिख रहा है, O के बाद यहाँ पर तो K लिखा है इनने, तो O के बाद T है, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको और चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को 17, 82 और 223 लिख रहे हैं, तो वर्ण को क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट को इन्होंने कुछ इस प्रकार से कोडित किया है, NEST। तो नेक्स्ट N अपना आता है 14 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, S आता है अपना 19 पर, और T आता है 20 पर। और देखिए उन्होंने क्या लिखा है 17, तो 14 में 3 ऐड किया तो 17, मतलब 14 को 3 बनाकर 3 ऐड करके 17 लिख दिया है। E को बना दिया है 8, E को बना दिया, E अपना 5 पे आता है और 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे S आता है अपना 19 पर, और 19 में 3 ऐड कर दिया तो हो गया 22। उसके बाद यहाँ पर देखिए T आता है अपना 20 पे, और उसमें उन्होंने क्या किया है 3 ऐड किया है तो 23 हो गया। मतलब कुछ नहीं किया है उन्होंने, जो नंबर होते हैं अपने अंग्रेजी वर्णमाला में उससे 3 ऐड करके नंबर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे वर्ण को, BURN, तो वर्ण को जब से ही सॉल्व किया तो B आता है अपना 2 नंबर पे, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा। देखिए हमारे 2 ऑप्शन वैसे ही निपट गए, 2 ऑप्शन वैसे ही चले गए। उसके बाद हमारे पास है U में कितना ऐड करेंगे, 3 ही ऐड करेंगे, और U अपना आता है 21 पर, और 21 में 3 ऐड किया जैसे ही तो आ गया 24। तो 24 जैसे ही आया तो 24 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मतलब हमें इस प्रकार से अब पूरा ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे हैं R आता है 18 पे, और 18 में 3 ऐड किया तो आ गया 21। N आता है अपना 14 पे, और 14 में 3 ऐड किया तो आ गया 17। तो मतलब 5, 24, 21, 17, 5, 24, 21, 17, तो ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 18 लिख दिया यहाँ पे लास्ट में, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस अगले क्वेश्चन में एक लड़की, ये एक पहले तो मैं बता दूं किस चैप्टर से क्वेश्चन है। ये है आपका दिशा दूरी चैप्टर से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये चैप्टर है। एक लड़की बिंदु A से शुरू करती है, फिर वह बिंदु B पर जाती है। उसके बाद बोल रहे हैं जो बिंदु A के पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर है, मतलब बिंदु A से बिंदु B पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर पर है, और बोल रहे हैं B बिंदु से आगे वह 21 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, और C बिंदु पर पहुंचती है, अंत में वह पूर्व की ओर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। उसको पहले आपको एक दिशाएं बता देते हैं कि एक बार ईस्ट इधर होती है, वेस्ट इधर होती है, साउथ इधर होती है, उधर होती है नॉर्थ। तो ये आप सभी को पता होंगी, मुझे पता है कि आप सभी को इसमें दिशा पता होंगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व किया हमने। तो बोल रहे हैं एक लड़की है, यहाँ पे मान लो आप A पॉइंट, यहाँ से बोल रहे हैं A से 10 किलोमीटर पूर्व में है B, तो यहाँ पर B आ गया, और यहाँ पर दूरी कितनी होगी 10। उसके बाद बोल रहे हैं कि B बिंदु से वह आगे वह
21 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण अपना नीचे होता है तो यहाँ पर मान लो 21, तो 21 किलोमीटर और यहाँ पे मान लो सी पॉइंट हो गया की ओर जाती है और बिंदु सी पर पहुँचती है। उसके बाद बोल रहे हैं यदि अंत में वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, अब पूर्व अपना किधर होता है, तो पूर्व होता है अपना इधर की साइड, और कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। तो बोल रहे हैं अब कि बी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। देखिए एक होती है अधिकतम, एक होती है न्यूनतम। तो अधिकतम अगर पूछता तो हम 21 और 20 को ऐड कर देते इस प्रकार से, लेकिन हमसे पूछ रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम कुछ इस प्रकार से ये वाली दूरी होगी। तो ये वाली दूरी हमें निकालनी है, तो बड़े ही आसानी से हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर होता है अपने पास 21 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, एक और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, बराबर आ जाएगा अपना ये वाली जगह। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 441 प्लस 400। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 841 आ जाएगा। 841 का अंडर रूट, तो 841 को खोलेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 841 का 29 हो गया, तो 29 यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक आकृति दी हुई है, उसमें आपको पूरी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, पूरी आकृति बना करके। तो देखिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस प्रकार से ये पूरी हो जाएगी और ये इस प्रकार से बनेगा। इधर ऐसे इधर वाला पोर्शन रहेगा डार्क, क्योंकि सभी में इधर वाला पोर्शन ही डार्क है, मतलब राइट साइड का पोर्शन हो जाएगा डार्क। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपकी आकृति रहेगी। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इन्होंने ऊपर की साइड बना दिया, जबकि हमें इधर ऐसे चाहिए। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया, क्योंकि इधर की साइड बना दिया इन्होंने। किस साइड बना दिया इन्होंने, इधर की साइड, जबकि हमें इस साइड चाहिए था। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो देखिए इस साइड चाहिए था और ये वाला भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, और ये वाला तो गलत ही हो गया, तो मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अब यहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आपको इसमें स्क्वायर्स की संख्या बतानी है। तो स्क्वायर्स की संख्या हम इसको थोड़ा जूम करते हैं और उसकी संख्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेसिकली कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर। तो बेसिकली तो हमें तो दिख रहे हैं यहाँ पर कितने, तो गिनेंगे तो पहले 1 2 3 और 4 तो यहाँ पर दिख रहे हैं, और 5 और 6 और 7 और 8, तो 8 हो गए। और उसके बाद बोल रहे हैं एक ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा 9 वाला। ठीक है, ये बड़ा हो गया 9, और ये एक बहुत बड़ा वाला हो जाएगा 10। तो मतलब ये वाले 10 हो गए टोटल। ठीक है, 10 के बाद हमें एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कैसे निकलेंगे, एक्स्ट्रा भी निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम देखेंगे कुछ कलर चेंज करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अब जब इसको एक्स्ट्रा निकालने के लिए हमने किया, तो एक स्क्वायर बनेगा आपका ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद एक स्क्वायर आपका बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 2 स्क्वायर हो गए आपके, एक ये 2 ये हो गए। उसके बाद देखिए और दिखाते हैं हम आपको, तो और 2 तो ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला एक ये इधर से गया और ये एक इधर से, तो मतलब 3 हो गए एक। ठीक है, अब उसके बाद एक और दिखाना है आपको चौथा। तो और चौथा कैसे दिखाएंगे, तो चौथे के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि अपना बन गया चौथा स्क्वायर। तो मतलब 4 स्क्वायर की संख्या और बढ़ गई। तो पहले हमारे पास थे कितने, तो पहले हमारे पास थे 10, अब हो गए 4 और, तो कितने हो गए टोटल, तो कितने हमारे पास हो गए टोटल 14 स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन देख लेते हैं 14 है भी या नहीं है। तो देखिए 14 ऑप्शन में दिख रहे हैं। कई कबार क्या होता है आपके ऑप्शन, कई कबार आपको लगता है कि हमारे पास जो है ना 12 ही है, लेकिन आपके जो हैं वो हमेशा की तरह, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज करके देख लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया था,
तो हमारा आंसर हो गया था 14। तो यहाँ पर देखिए 14 आंसर हो गया था, 14 आंसर। अरे क्या हो रहा है भाई? तो 14 आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, तो 14। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो का। इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है। क्वेश्चन में यही बताया कि मिरर इमेज क्या होगी, तो इसकी मिरर इमेज बड़े ही आसानी से निकालेंगे। और मिरर इमेज निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लेफ़्ट की चीज़ जो होती है अपनी, जो अपना लेफ़्ट में होता है, जो अपना लेफ़्ट में होता है वो अपना राइट में हो जाता है, और राइट में जो चीज़ होती है वो अपनी लेफ़्ट में हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बिंदी है ये वाली आपको एक बिंदी दिख रही होगी, ये वाली। तो ये वाली बिंदी जैसे इधर है तो वो ये वाली बिंदी इधर हो जाएगी। मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे इस टाइप में चल रही है तो वो इस टाइप में हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप में हो जाएगी, मतलब इस प्रकार से इस तरह से जा रही है ये, तो इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से लाइन जाएगी ये वाली। तो हम इसको पहले लाइन को चेक करते हैं किस में दिख रही है। देखिए यहाँ पर तो हम देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से चल रही है, ये वाला ऑप्शन हमारा वैसे ही चला गया। और देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने, नीचे की चीज़ ऊपर कर दी है, नीचे की चीज़ ऊपर कर दी है, तो ये वाला भी गलत हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि क्या होता है जब मिरर इमेज निकालते हैं तो मिरर इमेज में लेफ़्ट की चीज़ राइट हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट हो जाती है, ना कि ऊपर की चीज़ नीचे नहीं होती है और ऊपर की नीचे की चीज़ ऊपर नहीं होती है। तो देखिए अब देखिए ऑप्शन हमारा पहला चला गया, दूसरा चला गया और तीसरा भी चला गया। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? वही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि उसमें इस प्रकार से थी, उसमें इस प्रकार से दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो बिल्कुल सही दिख रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसा रहता है आपका जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। 5 क्वेश्चन लगभग मान के चलो आप लोग पक्के रहते हैं इससे, नॉन वर्बल से। तो इसका आंसर जल्दी से जो है कमेंट में बता सकते हो आप लोग। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए जब हमने इसको देखेंगे इसमें हम लगाते हैं बोर्ड मास नियम। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे हम, देखिए 3 × 8/2। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, जब इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व किया जाता है चीज़, तो ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, इधर आएगा। देखिए जब इसका हमने डिवाइड किया कितने से, तो डिवाइड जैसे ही किया हमने तो आ गया 4, 8 का 2 से डिवाइड किया, इंटू 3 हो गया, तो 4 3 हो जाएगा 12, और 4 3 12 हो गया, और 2 का इसमें ऐड कर दिया तो ये वाला 2, तो 12 2 हो जाएगा 14, और 14 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 14 3 42। उसके बाद माइनस का चिन्ह है पहले से, तो माइनस का चिन्ह, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो मतलब 42 में से 3 जाएगा तो 39 बचेगा। 39 ये संख्या बची अपनी। अब देखिए यहाँ पर प्लस करके 3 का, तो 39 मतलब यहाँ से यहाँ तक का अपना, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का अपना आ गया 39। ठीक है, 39 आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं प्लस, अब 3 का की जगह हम लिखेंगे गुणा का चिन्ह, और 4/6 का, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, तो 39 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 41। तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 41 हो गया राइट आंसर इसका। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमारे से कि BXD और EUG और HRJ अगली क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है। तो देखिए B से E हो गया, पहली देखेंगे तो B के बाद अगली स्टेप में E हो गया है, और फिर उसके बाद H हो गया है। तो यहाँ पे देखिए +3 किया है इन्होंने, क्योंकि B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, और H आता है 8 पे। तो 5 और 3 8, 2 और 3 5, तो मतलब +3 ऐड किया है। तो उसी प्रकार से हम H में भी +3 करेंगे, तो H आता है अपना 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 पे आता है अपना K।
तो देखिए के जैसे ही आएगा तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही चले जाएंगे। तो 2 ऑप्शन चले गए और 2 ऑप्शन जैसे ही गए हमारे से तो 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद देखिए के आएगा हमारा, इसके बाद के बाद क्या आएगा, अब उसको चेक करेंगे। तो x के बाद इन्होंने क्या किया है, u किया है। x आता है अपना 24 पे और u आता है 21 पे, मतलब 24 से 21 आ गया है, 3 माइनस किया है। और उसमें भी 3 माइनस, इस वाली स्टेप में भी 3 माइनस किया है। तो मतलब अगली वाली स्टेप में माइनस करेंगे। r अपना आता है 18 पर और 18 में से माइनस किया 3, तो 18 में से जैसे ही माइनस करेंगे 3 तो आएगा अपना 15। तो 18 जैसे ही है उसमें से माइनस किया 3 आ गया 15 और 15 पे आता है o। तो मतलब के बाद अपना आएगा क्या, के बाद अपना आएगा o। तो के बाद इसमें भी o है, इसमें भी o है, हमें अगली स्टेप भी चेक करनी पड़ेगी। तो अब उसके बाद g के बाद हुआ है, d के बाद हुआ है g यहाँ पे भी +3 किया है क्योंकि यहाँ पे d आता है 4 पे, g आता है 7 पे और j आता है 10 पे, मतलब +3 कर रहे हैं। तो j के स्थान पर +3 करेंगे तो j आता है अपना 10 पे, 10 और 3 13 हो जाएंगे और 13 पे कितना होगा m, 13 पे m, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बना आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैंने जो आपको वर्क दिया है वो आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं अपलोड वीडियो करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।